अच्छा ठीक है बच्चों, तो क्लिनिकल नोट्स पढ़े थे अपर लिम्ब के, ठीक है। क्लेविकल, स्कैपुला, यूमरस, रेडियस अल्ना और ब्रेस्ट के क्लिनिकल नोट्स हम आज पढ़ेंगे, और बाकी जो रह जाता है फोरआर्म से रिलेटेड मसल्स और नर्व से रिलेटेड क्लिनिकल नोट्स वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्लेविकल फ्रैक्चर के बारे में पढ़े थे, हमने ये पढ़ा था कि क्लेविकल जो है वो एक स्ट्रट मतलब एक फर्म सा स्ट्रक्चर है जो आर्म को ट्रंक पर होल्ड करता है, और ये वाहिद लिंक है जो अपर लिम्ब और एक्सियल स्केलेटन के दरमियान, ठीक है, अटैचमेंट होती है, और यही सारी फोर्स अपर लिम्ब से ट्रंक में ट्रांसफर करता है, ठीक। अब इसकी पोजीशन की वजह से ये ट्रॉमा को इजीली एक्सपोज हो जाता है, ठीक हो गई, चलें अच्छा हो गया, ठीक। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अपनी पोजीशन की वजह से ये ट्रॉमा को बहुत इजीली एक्सपोज है, क्यों? क्योंकि ये सबक्यूटेनियस है, ठीक है, स्किन के नीचे मौजूद है, बिल्कुल सामने है, एक्सपोज्ड है, इसी वजह से ये ट्रॉमा को इजीली एक्सपोज हो जाती है। और ये मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन है बॉडी में, कहाँ? ट्रंक की मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड, ठीक है। अगर ओवरऑल अदरवाइज बात करें तो नेजल बोन मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड है, क्योंकि फेस पे गिरने की वजह से, बच्चों का स्पेशली। अब ये फ्रैक्चर होता क्यों है? फ्रैक्चर होता है या तो शोल्डर के ऊपर गिरने से या आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरने से। आउटस्ट्रेच हैंड का मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरने से मल्टीपल साइड्स पर फ्रैक्चर होते हैं, इसलिए आपने याद रखना कि किन किन पॉइंट्स पर फ्रैक्चर होते हैं। ऐसे एजे के एमसी के एग्जाम में नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन मैं पूछती होती हूँ तो मैं पूछ भी सकती हूँ आपसे, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। तो पहले अभी तक हमने चीज पढ़ी, आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरने से क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है, ठीक। होता क्या है कि जब आप गिरते हो, जैसे आप हाथ रख लेते हो ना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस तरह हाथ रखने से सारा जो ट्रॉमा है, सारा जो इम्पैक्ट है, फोर्स है, वो आपके हाथों के थ्रू जाती है शोल्डर्स की तरफ, और क्लेविकल क्योंकि पॉइंट है जो अपर लिम्ब को आपके ट्रंक से मिला रही है, तो वहां जो उसका वीकेस्ट पॉइंट है वो वहां से टूट जाती है, ठीक है। आप देखें, आप जब भी किसी चीज को, स्टिक जैसी किसी चीज को या प्लास्टिक किसी चीज को जोर से बेंड करते हैं तोड़ने के लिए, तो वहां से टूटती है जहां उसका वीकेस्ट पॉइंट होता है। सेम गोज विद द क्लेविकल, कि इसका वीकेस्ट पॉइंट क्या है? जो मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का जंक्शन है। अगर ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, तो इसका जहां पर जंक्शन है ना, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का, वो इसका वीकेस्ट पॉइंट है, और वहां से ब्रेक डाउन हो जाती है, इसकी फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। फ्रैक्चर के बाद जो लेटरल फ्रेगमेंट है उस पे आर्म के वेट की वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाता है, नीचे की तरफ पुश हो जाता है, और आगे की तरफ पुल हो जाता है उन मसल्स की वजह से जो उसके ऊपर अटैच्ड है, ठीक है। एक बोनी फ्रेगमेंट था, उसके ऊपर मल्टीपल, जैसे ये मल्टीपल मसल्स अटैच थे, और बोनी फ्रेगमेंट अपनी जगह पर फिक्स था, ठीक है, बोन फिक्स थी, तो मसल्स भी उस पर अटैच थे। अब अगर यहाँ से ये ब्रेक हो जाती है दो पार्ट्स पर, तो इस पे मसल्स जिस जिस डायरेक्शन में अटैच्ड है वो उस डायरेक्शन में इसको अपनी तरफ पुल कर लेते हैं। यही वजह है कि जो लेटरल फ्रेगमेंट है वो डिप्रेस्ड हो जाता है अपर आर्म के वेट की वजह से, और उसको एडक्टर मसल्स, चेस्ट के मसल्स आगे भी पुल कर लेते हैं, ठीक है। जबकि जो मीडियल जो एंड है, मीडियल साइड, उसको स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल ऊपर की तरफ खींच लेता है, ठीक है। ये पूरी क्लेविकल थी, इसके साथ यहाँ पर अपर लिम्ब अटैच है, यूएल लिखूंगी, ठीक है। ये मीडियल पोर्शन है जहाँ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल इसका अटैच्ड है। अभी तो ये क्लेविकल अपनी जगह पर फिक्स्ड है, एक साइड पे स्टर्नम के साथ, एक साइड पे एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला के साथ, इसलिए मसल्स भी इस पर अटैच्ड है। अब अगर इसमें ब्रेक आ जाता है, तो जो ये वाला पोर्शन है ये अपर लिम्ब के वेट से नीचे डिप्रेस हो जाएगा, और इस वाले पोर्शन को स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल ऊपर की तरफ पुल करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जो सुप्रा क्लेविक्यूलर नर्व्स हैं उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कैलस बनने में जब फ्रैक्चर रिपेयर होता है। आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा कि जब भी फ्रैक्चर रिपेयर होता है क्या होता है, पहले जहाँ जो बोन ब्रेक होती है वहाँ पे वेसल्स डैमेज होती है, वहाँ हीमाटोमा बनता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है सारा, उसके अंदर पे फाइब्रस टिश्यू जो आते हैं वो क्लियरेंस करते हैं, एक कैलस लाइक कार्टिलेजिनस मटेरियल पहले ले करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर कैल्सिफिकेशन होकर बोन बनती है। अब ये होता है कि जिस साइड पर फ्रैक्चर हुआ है वहां पर रिपेयर के दौरान अक्सर वहां की आसपास की नर्व उस कैलस के अंदर, उस मटेरियल के अंदर आ जाती हैं, जिससे बोन रिफॉर्मेशन होनी है, ठीक। तो उसकी वजह से मुसलसल दर्द रहता है, क्योंकि नर्व अगर आपकी इंट्रैप हो गई है कहीं पर, ठीक है,
तो वो मुसलसल पेन का जरिया बनती रहेगी। इसलिए अक्सर लोगों को फ्रैक्चर हील होने के बाद भी सालों तक वहां पर दर्द होता रहता है, ठीक है, जहाँ पे उनको फ्रैक्चर हुआ हो, क्योंकि नर्व्स जो हैं वो रिपेयर के दौरान उस कैलस में, उस मैस के अंदर रह जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। क्योंकि देखिए बोन ऐसे है ना, अगर ये जैसे बोन के दो ब्रोकन एंड्स हैं, अब जो सॉरी जो कैलस बनना है ना, वो यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर होता है, तो वो आसपास से गुजरने वाली नर्व को भी बीच में इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है, तभी वो इम्पेंडेंट की वजह से, उसको मुसलसल प्रेस होने की वजह से पेन रहता है रिकवरी के बाद भी। इस पिक्चर में देखिए, इसमें उन्होंने मीडियल, मिडल और लेटरल 1/3 बोन के शो किए हुए, ये इसलिए ताकि आप समझ सकें कि मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का जंक्शन क्या है। ये यानी ये मीडियल साइड आ गई, ये लेटरल साइड आ गई, दो साइड्स ये आ गई 2 और ये थर्ड, तो ये 2/3 यानी 2/3 हिस्सा ये है और 1/3 हिस्सा ये है। ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वीकेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर क्लेविकल सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन या फ्रैक्चर होती है, ठीक है। ये एमसीक्यू पॉइंट है, आप लोगों ने याद रखना है। इस वाली पिक्चर में देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्चर्ड पोर्शन है, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पर, जो लेटरल पोर्शन है, क्योंकि ये अपर लिम्ब वगैरह के साथ इधर अटैच्ड है, ये इसके वजन से नीचे आ गया, जबकि क्लेविकल को स्टेनोक्लीडोमास्टाइटिस मीडियल साइड को ऊपर की तरफ पुल करके ले गया। तो ऐसी पिक्चर होती है क्लेविकल के फ्रैक्चर के बाद। अच्छा, क्लेविकुलर कंप्रेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, सबक्लेवियन आर्टरी एंड द सबक्लेवियन वेन। फिर से बता दूं एमसीक्यू पॉइंट, ये वाली पिक्चर बच्चे कि किस वाली जगह पर क्लेविकल का फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन है। द जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 एंड द लेटरल 1/3, ठीक है, दो, ये वाला जो 2/3 1/3 लिखा है इसलिए कि आपको पता चल सके एग्जैक्ट कौन सी जगह है यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है कि क्लेविकल की वजह से ब्रेकियल प्लेक्सिस, सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन का कंप्रेस होना। वजह यह है कि कुछ लोगों में क्लेविकल और फर्स्ट रिब के दरमियान, अच्छा कफ मुझे ठंडी चीजें पीने की वजह से, कोरोना वार्ड से आए हुए बहुत टाइम हो गया, तो कोई भी डाउट ना रखिए अपने माइंड में, ठीक है। अच्छा, क्लेविकल और फर्स्ट स्ट्रिप के दरमियान कुछ लोगों में जो गैप है वो बहुत कम होता है। इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स दरमियान से गुजरती हैं ना, तो वो कंप्रेस होने का उसमें सॉरी उसमें चांस होता है, ठीक है। अब जो ब्लड वेसल या नर्व्स कंप्रेस हो गई हैं, उसकी वजह से क्लिनिकल पिक्चर आती है जिसको हम कहते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, ठीक है। ये सारे क्या डिसऑर्डर्स हैं कि अगर अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई, ठीक है, या नर्व्स अगर कंप्रेस हो जाए तो साइंस आएंगे, जैसे कि शोल्डर्स में पेन होना, नेक में पेन होना, या फिंगर्स में नंबनेस होना। नंबनेस का क्या मतलब है कि सेंसेशन कम हो जाना, जिसे उर्दू में कहते हैं ना उंगलियां सुन हो जाना, वो चीज होना, ठीक है। क्योंकि ब्लड वेसल्स भी अगर आप कंप्रेस हो रही है तो कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं जिसके अंदर वो कंप्रेशन बढ़ जाएगा, तो आपके ब्लड फ्लो इम्पैक्ट होगी अपर लिम्ब की। तो ऐसे साइंस और सिम्टम्स आएंगे जैसे इस्कीमिया के होते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाए। आप देखेंगे अगर आप कोई बहुत टाइट ड्रिंक पहन ले तो थोड़ी देर बाद उंगली में दर्द होने लग जाता है, वो क्या है, इस्कीमिया की वजह से होता है, ठीक है। तो इस तरह के साइंस आने लग जाते हैं। अब यहाँ से देखिए, नॉर्मली हम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इस पिक्चर को देखते हैं। ये हम बनाते हैं स्टर्नम, इसके साथ यहाँ पर होती है क्या, क्लेविकल, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे से आती है फर्स्ट रिब, ठीक है। क्लेविकल ऊपर अटैच होती है और इसके साथ साथ फर्स्ट रिब होती है। अब इन दोनों के दरमियान जो है ये कंसीडरेबल गैप होता है, ठीक है, जिसके अंदर से निकलकर स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं। रिब जो है वो पीछे की तरफ जाएगी, क्लेविकल। अब यहाँ से देखिए, अब इसके दरमियान जो येलो वाला जो डिफरेंस या डिस्टेंस था ना, अगर वो कम हो, जैसे इस केस में है, तो जो भी नर्व्स, आर्टरी, वेन्स यहाँ से गुजरेंगी उन पे कंप्रेशन होगा। जो येलो से शो किया हुआ है वो ब्रेकियल प्लेक्सस है। तो इस कंप्रेशन की वजह से अपर लिम्ब में साइंस आएंगे, जैसे आप प्रेशर रख के कहीं बैठ जाए नीचे तो थोड़ी देर बाद आपके पाँव सो जाते हैं, नीडल्स चुभती हैं, इस तरह की फीलिंग आती है, नम हो जाता है पाँव थोड़ी देर के लिए। ये जैसे रिंग वाली बात बताई, ब्लड फ्लो रुकने से पेन होता है, तो इस तरह के साइंस आएंगे। इस सारे साइंस एंड सिम्टम्स का जो एक ग्रुप है, इसको हम कहते हैं थोरासिक आउटलेट सिंड्रोम, ठीक है। ज्यादा ये थोरिक्स वाले चैप्टर में, तभी आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें रेफरेंस दिया होगा कि आप उस चैप्टर में देखें इसको, ठीक है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम ये रहा। उसके बाद है स्कैपुलर फ्रैक्चर्स। जो
स्कैपुला के फ्रैक्चर्स है ना, वो ज़्यादातर बहुत स्वेयर ट्रॉमा की वजह से होते हैं या ऐसे एक्सीडेंट्स की वजह से। रन ओवर एक्सीडेंट क्या होता है कि बंदे के ऊपर से व्हीकल गुजर जाए, ठीक है, या फिर ऐसी गाड़ियों में जिनके क्रैश एक्सीडेंट्स हो, पहाड़ी से ही ऐसे, मतलब बहुत स्वेयर किस्म के जो आरटीएस होते हैं ना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, उसमें होती है स्कैपुला की इंजरी। वजह पता है क्या है? क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे मसल्स अटैच हैं कि वो उसको अच्छी खासी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इंजरी ज्यादातर जो है ना एसोसिएटेड होती है रिब्स के फ्रैक्चर के साथ, ठीक है। और बहुत सारे जो स्कैपुला के फ्रैक्चर्स हैं उनमें ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वजह ये है कि आगे पीछे इतने सारे मसल्स अटैच्ड हैं, वो टूटे हुए फ्रैगमेंट्स को अपनी जगह पर रखते हैं, उनको डिस्प्लेस नहीं होने देते। यानी कि अगर स्कैपुला ऐसे टूट भी जाए, ठीक है, फ्रैक्चर्स हो भी जाएं, तो मसल्स उसको अपनी जगह पर बाइंड रखते हैं। बहुत सारे मसल्स अटैच्ड हैं, उसको डिस्प्लेस नहीं होने देते, इसलिए यहाँ पर किसी भी स्प्लिंट या सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और ये खुद ही रिपेयर हो जाता है। अच्छा, पूछ रहे हैं कि एसोसिएटेड विद रिब फ्रैक्चर रिब्स का क्या मतलब है कि यानी कि रिब्स भी साथ में फ्रैक्चर होती हैं। इंजरीज आर यूजुअली एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर रिब्स के। स्कैपुला की जब इंजरी होगी तो रिब्स भी फ्रैक्चर होंगी, क्योंकि रिब्स के ऊपर लाया करता है ये प्रेशर की वजह से, ठीक है। और वैसे भी कोई इतना स्वेयर ट्रॉमा होगा जिसमें रिब्स फ्रैक्चर हुई हैं, तो उसमें साथ स्कैपुला भी फ्रैक्चर हो रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इस वाली पिक्चर में देखिए आप, स्कैपुला के जो है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, वैसे अब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, डॉक्टर शौकत का लेक्चर हुआ था। कम्युनिटेड फ्रैक्चर तब कहते हैं जब बोन ब्रेक डाउन होकर बिल्कुल टिनी फ्रैगमेंट्स बन जाएं, जैसे इस पिक्चर में हुए में। अगर स्कैपुला का फ्रैक्चर हो भी जाए तो उसके ऊपर इतनी एडिकेट मसल अटैचमेंट्स है ना कि वो सबको सेपरेट नहीं होने देते, और ये अपनी जगह पर ही हील हो जाता है, ठीक है। वैसे इतना वाला फ्रैक्चर बहुत अनकॉमन है, एक आध कोई पोर्शन ही सीवर होता है तो वो अटैच हो जाता है वापस, ठीक। देखिए कि आप जब आपको देसी ज़बान में कहते हैं कि बाजू निकल गया है कुछ, तो क्या किया जाता है, उसको वापस रिड्यूस करते हैं, उर्दू में कहते हैं चढ़ा देते हैं, और फिर उसको बांध देते हैं। आप उसको मूव ना करें तो वो हील हो जाता है। तो स्कैपुला पे ऑलरेडी मसल्स ऐसे अटैच्ड हैं कि वो ब्रोकन फ्रेगमेंट्स को डिस्प्लेस होने ही नहीं देते, तो हीलिंग खुद ही शुरू हो जाती है। आपको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है इसको जगह पे वापस लाने की। ये वाला जो क्लिनिकल नोट है ना बच्चे, ये एग्जाम में आने वाला क्लिनिकल नोट है, ठीक है, एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप शोल्डर एंड विंग्ड स्कैपुला, ठीक है। अच्छा, अब जो स्कैपुला की पोस्टीरियर वॉल पे या थोरेक्स पे पोजीशन है कि जहां पर वो अटैच्ड है, उसको कोर मेंटेन करता है जो मसल्स इसके ऊपर अटैच्ड है। हमको पता है कि रोटेटर कफ की भी अटैचमेंट्स हैं इसके ऊपर, इसके अलावा टीरीज मेजर की अटैचमेंट है इसके ऊपर ट्रेपीजियस अटैच है, इसके ऊपर सेरेटस इंटीरियर अटैच है, रोम्बॉइड्स अटैच्ड है। यानी कि तकरीबन जो बैक के मसल्स इंपॉर्टेंट हैं, शोल्डर के इंपॉर्टेंट मसल्स, वो सबके सब स्कैपुला के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक मसल पैरालाइज हो जाता है या बैलेंस अपसेट हो जाता है, तो एक पिक्चर बनेगी, ठीक है, उसको कहते हैं हम विंग स्कैपुला, ठीक है। और ज्यादातर ये कब होते हैं? जब सेरेटस इंटीरियर मसल पैरालाइज होता है, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में सिनेरियो पूछा जाता है कि कौन सी नर्व के डैमेज होने से विंग्ड स्कैपुला या ड्रॉप्ड शोल्डर होगा, ठीक है। तो सेरेटस इंटीरियर की नर्व सप्लाई है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अब लॉन्ग थोरेसिक नर्व जब डैमेज होती है तो सेरेटस इंटीरियर पैरालाइज होता है, वो पैरालाइज होगा तो जो स्कैपुला है वो विंग्ड हो जाती है। विंग्ड क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये ऐसे स्कैपुला का बाहर की तरफ प्रोट्रूड करना इज कॉल्ड विंगिंग ऑफ स्कैपुला। जैसे किसी के विंग्स अटैच्ड हो ना, रेड बुल का एड जो सबने देखा होगा ना, जैसे उसमें विंग्स आ जाते हैं पीछे, तो ये जो स्कैपुला है ना, नॉर्मली ऐसे फील नहीं होती ना प्रोजेक्शन नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जब विंगिंग की कंडीशन होती है या सेरेटस इंटीरियर मसल पैरालाइज हो जाता है ना, तो उस टाइम ये स्कैपुला थोड़ा सा बाहर प्रोट्रूड करती है, जिस कंडीशन को हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं। अगर आप वैसे नॉर्मली नहीं भी नजर आ रहा, अपने पेशेंट को कहो कि वो दीवार के अगेंस्ट ऐसे हाथ रख के खड़ा हो और प्रेशर डाले, तो ये देखिए कैसे ये प्रोट्रूड कर रहा है, जैसे विंग बाहर आया होता है। विंग आप ऐसे ही बनाते हो ना, कार्टून्स में ऐसे बना होता है विंग। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। होती क्यों है? जब सेरेटस इंटीरियर मसल या लॉन्ग थोरेसिक नर्व पैरालाइज होती है, ठीक है। इसका सिनेरियो कैसे आता है आपको बताते हैं कि एक लेबरर है, वो अपने कंधों पर जो है
ईंटें ले जाता है, ठीक है, ब्रिक्स कैरी करता है या हैवी लोड्स कैरी करता है। अब जो है ना वो उसके शोल्डर में पेन है, ठीक है, और उसके अलावा ये एबडक्शन उसकी इम्पैक्ट हुई है, और ओवरहेड एबडक्शन का, क्या वो अपने बाल कंघी नहीं कर सकता। इस सिनेरियो में रिपीट कर दूंगी, अभी सिर्फ सुनते जाएं जितना समझ आ रहा है। तो आप जब उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो उसका स्कैपुला बैक से बाहर की तरफ नजर आता है, क्या कंडीशन है, ठीक है। सिनेरियो रिपीट करते हैं, फिर एक दफा समझाती हूँ कि सिनेरियो इस तरह आएगा कि एक लेबरर है, वो अपने कंधे पर लोड्स उठाता है। अब उसको पेन भी हो रहा है, ना वो अपना हाथ अबव हेड ले जा सकते, जैसे हम बाल ब्रश करने के लिए करते हैं ना, वैसे पीछे ये अबडक्ट नहीं कर पा रहा। और जब आप उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो उसकी स्कैपुला पीछे की तरफ प्रोट्रूड कर रही है। आप बताइए क्या कंडीशन है, या कौन सी नर्व के डैमेज होने से ऐसा हुआ है। तो आप उस टाइम बताएंगे लॉन्ग थोरेसिक नर्व, उसके डैमेज होने से सिरेटस एंटीरियर मसल जो है वो पैरालाइज हुआ है, तभी विंगिंग ऑफ स्कैपुला है। और आपको मैंने बताया था कि जो शोल्डर पे एबडक्शन होती है वो इनिशिएट सुप्रास्पाइनेटिस कराता है, उसके बाद डेल्टॉइड टेक ओवर करता है, उसके बाद जो ओवरहेड अब्डक्शन है वो ट्रेपीजियस और सिरेटस इंटीरियर करवाते हैं, ठीक है। यही वजह है कि वो ओवरहेड अब्डक्शन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मतलब ये बात मेंशन करेंगे कि वो कॉम करने या ब्रश करने से मुश्किल हो रही है उसको, और फिर ऐसे स्कैपुला विंग कर आप समझ जाओगे क्या कंडीशन है, ठीक है। एब्डक्शन देखकर डेल्टॉइड नहीं लिखते ना वहां पर, विंगिंग के साथ इस चीज को रिलेट करना और इस बात को याद रखना कि एब्डक्शन में 4 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तभी जब मैंने एब्डक्शन पढ़ाया था तभी मैंने इस चीज को मेंशन किया था कि मैं दोबारा बताऊंगी आपको। अच्छा, ह्यूमरस पे आ जाते हैं। ह्यूमरल हेड फ्रैक्चर, ठीक है। ह्यूमरस के सारे जो स्टेप वाइज मतलब प्रॉक्सिमल से डिस्टल देखेंगे कि किस किस पॉइंट पे फ्रैक्चर होने से क्या क्या पिक्चर बनेगी, ठीक है। सबसे पहले है ह्यूमरस के हेड का फ्रैक्चर। ये तब होता है जब शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट होता है, ठीक है। ज्यादातर ये शोल्डर जॉइंट की एंटीरियर और पोस्टीरियर डिसलोकेशन के साथ रिलेटेड है, इसलिए क्योंकि जॉइंट का पार्ट ही यही बनाती है। हेड ऑफ ह्यूमरस है और ग्लिनॉइड फोसा है स्कैपुला का, ठीक है। अच्छा, अब जो क्या होता है कि जो फाइब्रोकार्टिलेजिनस ग्लिनॉइड लेब्रम है स्कैपुला का, उसकी वजह से फ्रैक्चर यहाँ पर होता है, ठीक। क्योंकि प्रेशर सारा जो है अगर जॉइंट पर पड़ रहा है, ऐसे स्कैपुला का हेड है, उसके अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस है ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर, तो यहाँ इसकी वजह से प्रेशर हेड के ऊपर पड़ता है, ठीक है। और ये जो ग्लिनॉइड लेब्रम ये खुद डिस्क है ना, ये दरमियान में जैम हो जाती है, मेकिंग रिडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट डिफिकल्ट। यानी अगर दो बोन्स हों तो आप उनको तो अलाइन कर सकते हो, लेकिन जो फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है ना वो डिसलोकेट होकर जैम हो जाता है दरमियान में, यानी अपनी लोकेशन से स्लिप आउट हो जाता है। उसकी वजह से शोल्डर जॉइंट की रिडक्शन मुश्किल हो जाती है, ठीक है। मतलब जैसे कोई चीज आपने पाइल अप करनी है, जैसे कैरम बोर्ड की जो गोटी जिसको आप कहते हैं वो है, वो आप पाइल अप करना चाहते हो, ठीक है। वो अगर दरमियान में से ये वाली एक एडजस्ट नहीं हो रही तो आप ऊपर और नीचे वाले को भी एडजस्ट नहीं कर सकते ना। इसी तरह ये भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर ये दरमियान में एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप बाकी दोनों स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते रिड्यूस, अपनी जगह पर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि लिखा हुआ है कि जैम्ड हो जाती है वहां पर, ठीक है, स्टक हो जाती है डिसलोकेशन के दौरान। तो उसी वजह से शोल्डर जॉइंट की रिडक्शन क्या होती है, अपनी जगह पर रीअलाइन करना, उसे वापस लाना वो मुश्किल हो जाता है, ठीक। इस पिक्चर में दिखाया हुआ ये हेड है, इसका फ्रैक्चर होगा, ठीक है। ये तो ऐसे एनाटॉमिकल नेक का पिक्चर में दिखाया हुआ है, लेकिन कोई एग्जैक्ट पिक्चर नहीं थी, तो यहाँ से हेड जो है वो क्रैक आ सकता है, इसमें फ्रैक्चर हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी के फ्रैक्चर्स। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी के फ्रैक्चर्स या तो डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से होते हैं, या शोल्डर डिसलोकेशन की वजह से होते हैं, या फिर अगर वायलेंट कंट्रैक्शन हो सुप्रास्पाइनेटस मसल की, ठीक है। अब क्या होता है, मस्कुलर कंट्रैक्शन कब वायलेंट होती है, जब कोई आप ऐसी मूवमेंट परफॉर्म करते हो, फोर्सफुल मूवमेंट, ठीक है। यानी कि अगर आप फोर्सफुल एबडक्शन कर दो या फोर्सफुल रोटेशन कर दो, ठीक है, जिस मसल से आप मूवमेंट करवाते हो ना, वो वाली मूवमेंट आप बहुत ज़्यादा फोर्स से करो तो अक्सर वो मसल बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी तरह सुप्रास्पाइनेटिस की बात है, आपको पता है ना कि सुप्रास्पाइनेटिस जो है वो जाकर ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पर अटैच्ड होता है, ठीक है। तो 4 रोटेटर कफ मसल है, उनमें से जो 3 रोटेटर कफ मसल्स हैं उनकी अटैचमेंट ग्रेटर ट्यूबरोसिटी के ऊपर है। उनमें से ही एक सुप्रास्पाइनेटस, अगर आप जोर से इसको कॉन्ट्रैक्ट करो, जोर से मूवमेंट करवाओगे, तो ये इतना वायलेंटली कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि ग्रेटर ट्यूबरोसिटी को भी वहां से एवल्स ऑफ कर देगा, मतलब कहने कि टीयर करके सेपरेट कर देगा, ठीक है।
अच्छा, अब जो बोनी फ्रेगमेंट है उसके ऊपर किस किस की अटैचमेंट है? 3 रोटेटर कफ मसल्स की, सुप्रास्पाइनेटस की, टीरीज माइनर की और इंफ्रास्पाइनेटस की। वही है जो रोटेटर कफ है, ठीक है। अब क्या होगा? शोल्डर एक तो डिसलोकेशन होनी है, किस वजह से होनी है कि ग्रेटर ट्यूबरोसिटी एवल्स आउट हो गई। उसके अलावा जो रोटेटर कफ मसल थे जो शोल्डर की शेप को या स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे थे, वो भी सारे डिसलोकेट हो जाएंगे, ठीक। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है? पहले रोटेटर कफ मसल्स को वापस जगह पर लाना पड़ता है, उसके बाद अटैचमेंट्स होती हैं, ठीक। यानी कि जिस तरह फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट होता है ना, उसको मसल्स जो अटैच्ड हैं फ्रैगमेंट के ऊपर वो पुल कर लेते हैं। तो इस सारे फ्रैक्चर को जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी के ऊपर अटैच्ड मसल्स हैं उनके वापस लाने के बाद ही ठीक किया जा सकेगा। यानी आप बोन तब ही जोड़ने में कामयाब होगे जब आप रोटेटर कफ की जगह उनको ठीक करोगे, उनकी जो अटैचमेंट्स हैं वो प्रॉपरली वापस करोगे अपनी जगह पर, ठीक है। यानी कि ग्रेटर ट्यूबरोसिटी से भी अवल्स ऑफ हो गया है ना, तो पहले वो अटैचमेंट्स ठीक करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये देखिए डिस्प्लेस्ड और अनडिस्प्लेस्ड है। डिस्प्लेस्ड में क्या है कि सिंपल वल्स ऑफ हुआ है, सिर्फ टीयर ऑफ हुआ है, लेकिन डिस्प्लेस्ड में कैसे कि जो मसल्स अटैच थे उन्होंने इसको पुल कर लिया। तो पहले क्या करना है कि जो मसल अटैच थे वो 3 जो मसल्स इस पे अटैच थे उनकी अटैचमेंट वापस हो, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको आपस में फिर सूचर किया जाए या स्क्रू लगाए जाए, ठीक। फ्रैक्चर्स रिपेयर करने का सोचेंगे कि इसको स्टिच तो लगता नहीं है, तो इसके लिए स्क्रूज होते हैं, नट्स बोल्ट लगा कर किया जाता है, नेल्स होते हैं स्पेशल कील इसके, उसमें लगाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लेसर ट्यूबरोसिटी का फ्रैक्चर जो है वो कब होता है? वो भी शोल्डर डिस्लोकेशन में हो सकता है। इसके ऊपर जो है वो एक ही मसल अटैच है रोटेटर कफ में से, सबस्कैपुलरिस। तो अब आपको यहाँ पर भी वही प्रोसीजर करना पड़ेगा जो आप ग्रेटर ट्यूबरोसिटी के लिए करते हो। इस पिक्चर में देखिए, ये देखिए ग्रेटर ट्यूबरकल का, ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी का फ्रैक्चर है। ये देखिए अवल सॉफ्ट हुआ हुआ है, बिल्कुल सेपरेट हुआ हुआ है यहाँ से। अच्छा, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के लिहाज से जो है सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर, ठीक है। सर्जिकल नेक कहाँ होती है? लेसर ट्यूबरोसिटी से नीचे। और ये कैसे डैमेज हो सकती है? या तो डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से लेटरल एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर पर, या फिर देखिए यहाँ पर भी एक बात है कि आउटस्ट्रेच हैंड पे फॉल करने से, ठीक है। क्योंकि आउटस्ट्रेच हैंड जो है, देखिए बच्चों, वो जो प्रेशर है ना आपके गिरने से, आपका बॉडी वेट आपके हाथों पे आया है, वो सारा ट्रॉमा होते हुए पहले हैंड की बोन से रिस्ट पे, रिस्ट से रेडियस पे, ठीक है। क्योंकि अल्ना को नहीं कहूँगी क्योंकि अल्ना रिस्ट जॉइंट बनाता ही नहीं है, तो हाथों से डायरेक्ट ट्रॉमा अल्ना पे नहीं आ सकता, ठीक है। पहले हैंड की बोन्स पे, वहां से रिस्ट पे, वहां से रेडियस पे, रेडियस से एल्बो जॉइंट के थ्रू ह्यूमरस पे, और वहां से शोल्डर जॉइंट के थ्रू क्लेविकल तक। ये सारे ट्रॉमा फॉलो होने का सीक्वेंस है, ठीक है। ट्रॉमा कैसे इम्पैक्ट जो है वो जाता है। आप देखो कोई चीज आपसे, कांच की चीज नीचे गिरकर टूटती है तो जैसे सारे उसके फ्रैगमेंट्स बिखर जाते हैं, क्योंकि जिस जो पॉइंट जमीन पर टकराया होता है उसने सारा इम्पैक्ट इन सबको ट्रांसफर किया होता है। सेम चीज बोन्स में होती है, ठीक है। सारा थ्रू आउट जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया ना बोन्स का, सारा ट्रॉमा या इम्पैक्ट इनके थ्रू ट्रेवल करता है, इसलिए मल्टीपल साइड्स पर फ्रैक्चर होते हैं। हम सारों को पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि प्रॉक्सिमल से डिस्टल आ रहे हैं तो पहले क्लेविकल को पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं कि सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस भी फ्रैक्चर होती है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि एक्सिलरी नर्व और सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ब्लड वेसल्स का क्लोज रिलेशन है सर्जिकल नेक में। तो इसी वजह से जब भी सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होगा, साथ में एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी और सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज होंगे, ठीक है। एक्सिलरी नर्व और सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ब्लड वेसल्स। तो ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, कि सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ है, आप बताएं कौन सी नर्व और कौन सी ब्लड वेसल डैमेज होगी। या फिर पूरा सिनेरियो एससीक्यू में आ सकता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, जैसे क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था अपनी डिस्कशन वाली क्लास में, कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो है वो प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ है। अब बताइए कि कौन सी मूवमेंट्स इम्पैक्ट होंगी। तो आपको पता है जब एक्सिलरी नर्व जो है वो डैमेज होगी तो एब्डक्शन नहीं हो सकेगी, तो वो आप बताएंगे। इसमें कौन से मसल्स डैमेज होंगे तो आप बताएंगे डेल्टॉइड और टीरीज माइनर, ठीक है। ये देखिए ये सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर है। अगर यहाँ से होता तो हम कहते फिर एनाटॉमिकल नेक का फ्रैक्चर है। ये होता तो ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी थी, ये लेसर ट्यूबरोसिटी थी, और ये होता तो ये हेड था, ठीक है। लेकिन अभी कहाँ है फ्रैक्चर? ये देखिए यहाँ पर, ये ऐसे सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर है। अच्छा,
बाकी शाफ्ट का फ्रैक्चर वो प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का आ जाता है, ठीक है। बाकी शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर कैसे, ये भी कॉमन है। और इसमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि फ्रैगमेंट्स कैसे डिस्प्लेस होते हैं, वो आपको तब समझ आएगा जब आपको ये याद हो कि शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे मसल्स की अटैचमेंट कैसे है, ठीक है। देखिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैगमेंट्स डिपेंड्स ऑन द रिलेशन ऑफ साइट ऑफ फ्रैक्चर टू द इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड मसल। अब डेल्टॉइड्स की इंसर्शन के हिसाब से फ्रैगमेंट्स की डिस्प्लेसमेंट होगी। डेल्टॉइड कहाँ इंसर्टेड होता है, डेल्टॉइड इंसर्टेड होता है लेटरल एस्पेक्ट पे, एक छोटी सी एलिवेशन है जिसको हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहते हैं, उसके ऊपर जाकर, ठीक है। अब जब फ्रैक्चर लाइन इस वाले इंसर्शन से प्रॉक्सिमल है, यानी डेल्टॉइड के अटैच होने की साइड से ऊपर है, तो पेक्टोरलिस मेजर, लेटिस्मस डोर्साई, टीरीज मेजर, ये सब ऊपर वाले फ्रेगमेंट को एडक्ट कर लेंगे, यानी अपने पास पुल कर लेंगे यहाँ से। और जो डेल्टॉइड बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं वो डिस्टल फ्रेगमेंट को प्रॉक्सिमल साइड पे पुल करेंगे, वो सब अटैचमेंट्स के हिसाब से। यानी कि अगर ये पूरी ह्यूमरस थी, ये डेल्टॉइड की इंसर्शन का पॉइंट है, अगर यहाँ से ऊपर, ठीक है, फ्रैक्चर होता है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, जिसको येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, इस पे क्योंकि ज्यादातर एडक्टर्स की अटैचमेंट है, ठीक है, एडक्टर ऑफ शोल्डर जॉइंट की, तो ये सब उसको अपनी तरफ खींच लेंगे, एडक्ट कर लेंगे। और जो डिस्टल पोर्शन है उस पे जो अटैचमेंट है ज्यादातर वो ऐसे मसल्स की जो उसको प्रोक्सिमली पुल कर लेंगे, ठीक है, जैसे डेल्टॉइड है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, ठीक है, क्योंकि इनकी इंसर्शंस की तरफ, ओरिजिन्स की तरफ पुल कर लेंगे ना इस डिस्टल फ्रेगमेंट को। अब समझ आ रही है आपको मेरी बात की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब फ्रैक्चर अब इस डेल्टॉइड की इंसर्शन साइड से डिस्टल होगा, तो प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट को डेल्टॉइड एबडक्ट करेगा, ठीक है, जबकि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स नीचे वाले फ्रेगमेंट को प्रॉक्सिमली पुल करेंगे। अब बाकी जो मसल्स हैं वो इस पे एडक्शन नहीं करेंगे, डेल्टॉइड क्या कराएगा, वो एबडक्शन कराएगा अकेला, ठीक है। ये देखिए डिफरेंस यहाँ पर, पहले ये एडक्ट है और अब एबडक्ट है। यहाँ पर वो जिन मसल्स की अटैचमेंट है, जिस डायरेक्शन में उनके फाइबर्स पुल करते हैं, उस हिसाब से डिसाइड होगा। ये याद करके, समझ के याद करने वाली बात है, और इसमें बेशक आप बहुत डिटेल में मत जाइएगा, आप ज्यादा बस यही पॉइंट्स याद रख लीजिएगा कि शाफ्ट में फ्रैक्चर हो तो नर्व और आर्टरी कौन सी डैमेज होती है और फ्रेगमेंट्स रफली के कहाँ जाएंगे, ठीक है। डेल्टॉइड से ऊपर इंसर्शन है तो आधा फ्रेगमेंट एडक्ट और आधा प्रॉक्सिमली पुल होगा। अगर डेल्टॉइड से नीचे है फ्रैक्चर लाइन तो अपर सेगमेंट एबडक्ट होगा, ठीक है, ए बी वाला एबडक्ट होगा और नीचे वाला सेगमेंट प्रॉक्सिमली पुल होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा आ गया कि रेडियल नर्व यहाँ पर डैमेज हो सकती है जो स्पाइरल ग्रूव में और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस में, ठीक है, ट्राइसेप्स के नीचे। अब आपको पता है कि रेडियल नर्व के साथ साथ प्रोफंडा ब्रेकियाई भी थी, यहाँ नहीं भी लिखी हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेसल्स डैमेज होंगी यहाँ पर, स्पाइरल ग्रूव के या शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के फ्रैक्चर के केस में रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियाई। प्रोफंडा ब्रेकियाई क्या है, ब्रेकियल आर्टरी की डीप ब्रांच। देखिए यहाँ पर शाफ्ट का फ्रैक्चर आपको पता है, यहीं पर पीछे स्पाइरल ग्रूव होता है। इस पिक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शाफ्ट फ्रैक्चर्स दिखाए हुए हैं, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाला इसको स्पाइरल कहते हैं, ये ऑब्लीक है, ये भी ऑलमोस्ट ऑब्लीक है, ठीक है, ये इसमें इंफ्राग्लिनोइड दिखाया हुआ, लेकिन आप ह्यूमरस पे फोकस कीजिए। अच्छा, अब डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस जब फ्रैक्चर हो तो क्या होगा, सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर जो है वो बच्चों में कॉमन है। सुप्राकंडाइलर का क्या मतलब है, आपको एल्बो जॉइंट का पता है ना, ऐसे करके दो कंडाइल्स हैं, मीडियल एपिकंडाइल है और लेटरल एपिकंडाइल है, ठीक है। इनसे ऊपर का जो फ्रैक्चर है ना, उसको हम कहते हैं सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर, ठीक है। ये भी कॉमन है और ये कब होता है, जब बच्चे आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरते हैं, ठीक है। अब देखिए आउटस्ट्रेच हैंड वाली बात फिर आ गई है, विद एल्बो पार्शली फ्लेक्स्ड। वही पिक्चर है जो आप गिरते हुए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए करते हो ना, कि हैंड ऐसे, फिर एल्बो थोड़ी सी फ्लेक्स और ऊपर ऐसे आपकी बॉडी का वेट होता है, ठीक। तो अभी हम पढ़ चुके हैं तीन चीजें आउटस्ट्रेच हैंड पे फ्रैक्चर गिरने से जो फ्रैक्चर होती है, रेडियस, ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम, सॉरी, क्लेविकल होती है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस होती है और सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर होता है। अब मीडियन, रेडियल और अल्नर नर्व्स को इंजरीज अनकॉमन नहीं है, अनकॉमन नहीं है का मतलब है कॉमन है, क्यों,
क्योंकि ये सब यहाँ से गुजर रही है, इस वजह से ये सब डैमेज हो जाती है। अब मैं आपको ड्रॉ कर दिखाऊंगी, जैसे मीडियल साइड आपको पता है कि इसके पीछे से अल्नर नर्व गुजर रही होती है, फनी बोन, ठीक है। जो मीडियन नर्व है वो इसके दरमियान से गुजर रही होती है, और लेटरल एस्पेक्ट पर क्या होती है, रेडियल नर्व। अब ये सब यहाँ से गुजर रही है तो ये सब डैमेज हो सकती है, ठीक है। अब ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर वहां पर, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी भी यहाँ से पास कर रही है, उसके ऊपर प्रेशर की वजह से भी यहाँ पर साइंस एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। क्या हो सकता है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स की स्वेलिंग हो सकती है, और उसकी वजह से फोरआर्म की सर्कुलेशन इंटरफेयर हो सकती है। उस वजह से जो पिक्चर बनती है उसको कहते हैं वॉकमैन्स इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर। इसको हम डिटेल से फोरआर्म के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये उसमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। वापस आते हैं, एल्बो के ऊपर जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है वो मीडियल एपिकंडाइल को अवल्स भी कर सकता है अगर आप फोरआर्म को बहुत फोर्सफुली एबडक्ट करें, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इसी वाले पिक्चर में करती हूँ अब। यहाँ से क्योंकि नीचे फोर आर्म है, ठीक है, मीडियल साइड पर हो तो एडक्शन होगी, लेकिन लेटरल साइड पर एबडक्शन है। अगर आप बहुत जोर से अपने फोर आर्म को सिर्फ एल्बो जॉइंट पर इस तरफ एबडक्ट करें तो जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है ना, जिसे यहाँ से अटैच्ड है, वो एवल्स भी कर सकता है मीडियल एपिकंडाइल को, ठीक है। इसको यहाँ से फ्रैक्चर कर सकता है अगर आप इस आर्म को इस तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर से मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी अल्नर नर्व डैमेज हो सकती है और बाद में कैलस के दरमियान भी आ सकती है रिपेयर के दौरान, ठीक है। ठीक हो गया। और इसमें ये जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इरिटेशन होती रहेगी इंट्रैपमेंट की वजह से। वॉकमैन कैनाल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग चीज है, ठीक है। ये वॉकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर है। अच्छा, इस पिक्चर में देखिए सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर दिखाया हुआ है, देखिए कंडाइल्स के ऊपर का फ्रैक्चर है। तो और मीडियल एपिकंडाइल कैसे दिखाया है, देखिए अब यहाँ पर ये बोन्स है ना, ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। अगर ये वाली जो दो बोन्स है रेडियस और अल्ना, ये फोर्सफुली एबडक्ट की जाए, इस तरफ मोड़ी जाए, तो यहाँ जो एक फ्रेगमेंट अटैच्ड है ना, एक लिगामेंट अटैच है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, वो फोर्सफुली मीडियल एपिकंडाइल को एवल्स कर सकता है या टीयर ऑफ कर सकता है, ठीक है। अच्छा, रेडियस एंड अल्ना फ्रैक्चर्स, ये फ्रैक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि अगर अपर लिम्ब में से मैं आपको कहूँ कि कोई से दो इम्पोर्टेंट बोन्स के क्लिनिकल नोट्स जो एग्जाम में जरूर आएंगे या पूछे जा सकते हैं, उसमें पहला रेडियस अल्ना का है, उसके बाद ह्यूमरस का है, ठीक है। फिर कहीं चांस है कि स्केपुला का आए या क्लेविकल का पूछा जाए एंड पे, यानी रेडियस अल्ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये गौर से सुना, ठीक है। हेड ऑफ रेडियस के फ्रैक्चर्स कब हो गए, आउटस्ट्रेच हैंड पे फॉल करने से, देखिए ये चौथी चीज है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब फोर्स क्योंकि रेडियस के थ्रू ट्रांसमिट होती है, ज़ाहिर है आप हाथों पर गिरते हैं तो रिस्ट जॉइंट में तो खाली रेडियस इन्वॉल्व है, तो इससे क्या होता है कि हेड रेडियस से सारी फोर्स ट्रांसमिट होती है। जो हेड ऑफ रेडियस है, जो कैपिचुलम यानी कि ह्यूमरस के डिस्टल एंड के साथ जहाँ पर आर्टिकुलेट करके एल्बो जॉइंट बना रहा था ना, वहाँ इस शार्पली ड्रिवन शार्पली अगेंस्ट उससे रब होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, हेड ऑफ रेडियस फ्रैक्चर हो जाता है। यानी यहाँ पर जो कैपिचुलम था उसके साथ जो रेडियस के हेड की अटैचमेंट थी ना, ये इससे रब ऑफ होता है, ऐसे जोर से रगड़ा जाता है प्रेशर की वजह से अक्सर, तो उस वजह से ये हेड का फ्रैक्चर या स्प्लिंटरिंग हो सकती है, ठीक है, टूट सकता है ये। नेक ऑफ रेडियस ज्यादा कब कॉमन है, जब बच्चे आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरे, ठीक है। अब शाफ्ट ऑफ रेडियस और अल्ना का फ्रैक्चर जो है वो इकट्ठे भी हो सकता है कि एट द सेम टाइम रेडियस और अल्ना दोनों की शाफ्ट फ्रैक्चर हो जाए, और ये भी हो सकता है कि एक फ्रैक्चर हो और दूसरी की डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इसी तरह यहाँ पर भी फ्रेगमेंट पे जो मसल्स अटैच्ड हैं उसके हिसाब से होंगी। सुपिनेटर और बाइसेप ब्रेकाई मसल जो हैं, क्योंकि वो सुपिनेटर्स हैं, तो वो रेडियस के प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट को सुपिनेट कर देंगे। जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस है वो क्या करेगा, वो रेडियस के डिस्टल फ्रेगमेंट को प्रोनेट कर देगा, ठीक है। ब्रेकियोरेडियालस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालस लॉन्गस और ब्रेविस मसल जो हैं, ये फोर आर्म को टिल्ट कर देते हैं, ठीक है, एंगुलेट कर देते हैं। और अल्ना जो है अगर खुद फ्रैक्चर होती है तो वो भी एंगुलेट या टिल्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इस सब को नॉर्मल करने के लिए कि प्रोनेशन सुपिनेशन दोबारा पहले से हो सके, इन सब
चीज़ों को एनाटॉमिकल रिलेशनशिप में लाना ज़रूरी है, यानी कि रेडियस भी अपनी जगह पर ठीक हो, अल्ना भी ठीक हो, दरमियान की इंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी ठीक हो, क्योंकि अगर रेडियस और अल्ना एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी तो और साथ में वो दोनों मिलकर फिर हैंड से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी तो सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट्स नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, अल्ना और रेडियस के फ्रैक्चर में ये भी हो सकता है कि एक फोर आर्म बोन फ्रैक्चर हो और दूसरी डिसलोकेट हो जाए, जैसे एक है इसको कहते हैं मोंटीजिया फ्रैक्चर। ठीक है, ये कब होता है? जब आप अल्ना की बैक साइड पे फोर्स अप्लाई करो। इसमें क्या होगा कि अल्ना की जो शाफ्ट है वो बो फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी, और रेडियस का हेड डिसलोकेट हो जाता है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में देखिए रेडियस का हेड जो है वो डिस्प्लेस होकर आगे चला गया है एंटीरियर साइड पर, ये पोस्टीरियर साइड पर, जबकि अल्ना की जो शाफ्ट है वो फ्रैक्चर हो गई है। इस फ्रैक्चर को हम कहते हैं मोंटीजियाज फ्रैक्चर। ठीक है, मोंटीजियाज फ्रैक्चर कहते हैं। रेडियल हेड की डिस्प्लेसमेंट, अल्नर शाफ्ट का फ्रैक्चर इज मोंटीजियाज फ्रैक्चर। ठीक है, इस वाली पिक्चर में देखिए, यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है रेडियस का हेड डिसलोकेट हुआ है और प्रॉक्सिमल अल्ना फ्रैक्चर हो गई है, इसको हम कहेंगे मोंटीजियाज फ्रैक्चर। अच्छा, दूसरा जो टाइप ऑफ फ्रैक्चर है उसको कहते हैं ग्लेजीज फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा, इसमें रेडियस का जो प्रॉक्सिमल थर्ड है वो फ्रैक्चर होगा और अल्ना का डिस्टल एंड जो है वो डिसलोकेट होगा एट द लेवल ऑफ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, यानी कि ये पूरी रेडियस है, ये पूरी अल्ना है ना, अगर तो रेडियस का जो प्रॉक्सिमल थर्ड है यानी पहला हिस्सा वो फ्रैक्चर हो जाएगा, और जो यहाँ पे अटैच थी ना दोनों एक दूसरे से रेडियो अल्नर जॉइंट पे डिस्टल वाले पे, ठीक है, एक तो प्रॉक्सिमल पर अटैच्ड है ना दरमियान में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट पे, तो यहाँ से ये डिस्प्लेस हो जाएगी, यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगी अपनी जगह से। अच्छा, इस पिक्चर में देखिए इसमें नमोनिक से शो किया हुआ है, तो ये आसान है यहाँ पर समझनी। आप पहले मोंटीजिया फ्रैक्चर को देखिए, अल्ना फ्रैक्चर हुई है विद डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड। देखिए यहाँ पे रेड से दिखाया हुआ है कि अल्ना में ब्रेक आया हुआ है और रेडियस का हेड अपनी जगह से यानी कैपिचुलम से सेपरेट हो गया है। मोंटीजिया में देखिए ए कैपिटल लिखा है, तो ए इज प्रॉक्सिमल, बोन अफेक्टेड प्रॉक्सिमली, बोन्स दोनों प्रॉक्सिमली अफेक्ट हुई हैं। ठीक है, मोंटीजिया का ए बता रहा है यहाँ पर, ए इज प्रॉक्सिमल, अल्फाबेट्स में ए बी सी की बात की हुई है, तो इसमें बोन्स दोनों प्रॉक्सिमली इफेक्ट हुई है, रेडियस डिसलोकेट होकर अल्ना फ्रैक्चर होकर। इसकी निस्बत आप ग्लेजीज को देखिए, यहाँ पर रेडियस फ्रैक्चर हुई है और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट पर डिसलोकेशन है अल्ना की। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेडियस का फ्रैक्चर डिस्टल, और यहाँ से यहाँ पर जॉइंट होना चाहिए था, यहाँ पर अल्ना डिसलोकेट होगी। ग्लेजीज में जी देखिए ये क्या है, ये डिस्टल है, तो बोन्स दोनों डिस्टली इफेक्ट हुई हैं। ठीक है, मोंटीजिया एंड ग्लेजीज ये दोनों अक्सर इकट्ठे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मगर इसका निमोनिक कह लें याद रखने के लिए। ठीक है, एम यू इज फॉर मोंटीजिया एंड जी आर इज फॉर ग्लेजीज। अच्छा, ओलिक्रोनल फोसा के भी, सॉरी ओलिक्रोनल प्रोसेस के भी फ्रैक्चर हो सकते हैं तब जब आप डायरेक्टली उस पे गिरो। ठीक है, एल्बो जॉइंट पे गिरो या कोई डायरेक्टली ब्लो करे या मुक्का मारे या कोई भी फोर्स आपको लगे। ठीक है, अब कहाँ फ्रैक्चर हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि फ्रैगमेंट कहाँ डिसलोकेट होंगे। आपको पता है कि ओलिक्रोनल प्रोसेस पे ट्राइसेप्स और एंकोनियस की इंसर्शन है, उस हिसाब से इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इसके भी फंक्शनल रिटर्न के लिए जरूरी है कि जितने फ्रेगमेंट्स हैं उनको एक्यूरेट एनाटॉमिकल पोजीशन पर वापस लाया जाए। इस पिक्चर में देखिए ऐसे गिरने से इस तरह करके फ्रैक्चर हो सकता है ओलिक्रोनॉन प्रोसेस। इन दोनों फ्रैक्चर से भी ज्यादा जो फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए उसको हम कूलेस फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, कूलेस फ्रैक्चर जो है इसमें क्या है, इसमें डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर है। ठीक, लेकिन कब, जब आउटस्ट्रेच हैंड पे फॉल हो, और ये जो आउटस्ट्रेच हैंड पे फॉल होने वाले केसेस पूछे जाते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये केस है कि आउटस्ट्रेच हैंड पे फॉल होने का सिनेरियो हो, एल्डरली फीमेल खासतौर पे बताई जाती है। वजह ये है कि एल्डरली पेशेंट्स में क्या होता है, स्पेशली फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो चुकी होती है मेनोपॉज की वजह से, बोन्स वीक होती हैं, तो उनमें ये फ्रैक्चर कॉमन है। ठीक है, नॉर्मली देखिए कि कोई यंग चाइल्ड अगर आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरे तो उसका बहुत कम चांस है कि उसको फ्रैक्चर हो। ठीक है,
हो भी तो मल्टीपल साइड से, कोई एक फिक्स साइड नहीं जहाँ फ्रैक्चर हो, लेकिन कोई अगर एल्डरली फीमेल आउटस्ट्रेच हैंड पे फॉल करे तो उसमें ये फ्रैक्चर बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तभी लिखा है कि इट कॉमनली अकर्स इन पेशेंट्स ओल्डर देन 50 इयर्स, और 50 इयर्स से ज्यादा वालों में भी फीमेल में ज्यादा कॉमन है ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फोर्स है ये करती है कि जो डिस्टल फ्रेगमेंट है उसको पोस्टीरियरली ले जाती है, ठीक है, पोस्टीरियरली सुपीरियरली, और जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है वो पीछे की तरफ इंक्लाइंड हो जाती है, यानी कि रिस्ट जॉइंट पे जो बोन्स हैं वो डिस्टली चली जाती है। यहाँ पर डिस्टल होने का मतलब या पोस्टीरियर होने का मतलब ये है कि अगर आपका ये आपका आर्म है ना, तो जो डॉर्सल साइड है ना आर्म की, वो उस टाइम पोस्टीरियर कहलाएगी, क्योंकि हम हर चीज एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से देखते हैं ना। तो एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से वेंट्रल या इंटीरियर वो है जो फोर आर्म की फ्रंट सरफेस यानी आपकी पाल्मर सरफेस। अभी यहाँ पर पोस्टीरियर जाने का मतलब है कि डॉर्सल साइड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट है ना वो एक पोस्टीरियर बम्प बनाती है, ठीक है, जिसको हम डिनर फोक डिफॉर्मिटी कहते हैं, क्योंकि फोर आर्म की शक्ल ऐसी रहती है जैसे फोक होता है, ठीक है, कांटा खाना खाने वाला। अगर आप इन आर्टिकुलर सरफेसेस को नॉर्मल जगह पर नहीं लाओगे तो रिस्ट की फ्लेक्शन और रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ से देखिए ये फ्रैक्चर हुआ है ना, तो फोर आर्म पे देखें कैसे बम्प यहाँ पर एक हो गया है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, बम्प है ना ये। और आप देखिए तो ये फोर के जैसी शक्ल है, फोर का हम ऐसे बना सकते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए इसको डिनर फोक डिफॉर्मिटी कहते हैं। देखिए कि अब रेडियस जो है उसका डिस्टल पोर्शन एवल्स हुआ और पीछे की तरफ पुश भी हो गया है, तो उसको हम कूलेस्ट फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। ये देखिए डिनर फोक डिफॉर्मिटी दोबारा शो की हुई है हैंड की शेप जैसे। अब देखिए कि इस पॉइंट पर अगर यहाँ आप इसको रिपेयर नहीं करेंगे तो रिस्ट की फ्लेक्शन और इसकी रेंज ऑफ मूवमेंट इम्पैक्ट होगी ना, यही चीज बताई हुई है यहाँ पर। अच्छा, स्मिथ फ्रैक्चर क्या है? स्मिथ फ्रैक्चर में ये होगा कि डिस्टल एंड ऑफ रेडियस फ्रैक्चर होगी, लेकिन कैसे? अब जो फॉल है वो बैक ऑफ हैंड पे, यानी कि नॉर्मली ये करते हैं ना कि ऐसे हाथ इस तरह, अब दूसरी तरफ से हाथ पे गिरने से फ्रैक्चर होगा, समझ रहे हैं? यानी कि पहले हाइपर फ्लेक्स्ड हैंड पे बात होती थी ना, फ्लेक्स हाइपर सॉरी एक्सटेंडेड पर, अब फ्लेक्स्ड रिस्ट हो और बैक साइड यानी डॉर्सम आपकी जाकर नीचे टकराए, ठीक है। तो इसको हम रिवर्स्ड कूलेस फ्रैक्चर भी कहते हैं, क्योंकि अब जो डिस्टल फ्रेगमेंट है वो एंटीरियरली डिस्प्लेस होगा। पहले जो ब्रोकन रेडियस थी ना वो पोस्टीरियरली जाती थी तो डिनर फॉक डिफॉर्मिटी बनाती थी, अब वो एंटीरियरली डिस्प्लेस होगी और स्मिथ्स फ्रैक्चर कहलाएगी। इसी को हम रिवर्स्ड कूलेस फ्रैक्चर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कूलेस था उससे रिवर्स। तब आप इनको कंपेयर कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये एक्सटेंशन फ्रैक्चर है, क्योंकि आपका हाथ एक्सटेंडेड था जिस टाइम फ्रैक्चर हुआ और बोनी फ्रैगमेंट पीछे की तरफ चला गया रिस्ट का, ठीक है। इसकी निस्बत आप यहाँ पर देखिए स्मिथ फ्रैक्चर या रिवर्स कूले फ्रैक्चर को, तो ये फ्लेक्शन फ्रैक्चर है, क्योंकि आपका हाथ यहाँ से इस टाइम फ्लेक्स था आगे की तरफ, यहाँ गिरने से जो बोनी फ्रैगमेंट है वो एंटीरियरली आ गया है, ठीक है। तो कूलेस फ्रैक्चर, स्मिथ्स फ्रैक्चर। अच्छा, रेडियल एंड अल्नर फ्रैक्चर्स में और एक जो चीज पढ़ने वाली वो ओलिक्रेनॉन बर्साइटिस है, ठीक है। बर्सा क्या चीज होती है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये वहां पर होता है जहाँ बोन्स की बहुत एडिकेट मूवमेंट से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने का चांस होता है, ठीक है। ये ओलिक्रेनॉन प्रोसेस के ऊपर होता है, ठीक है। और रिपीटेड ट्रॉमा से यहाँ पर क्रॉनिक बर्साइटिस या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहने लग जाती है। ये देखिए स्वेलिंग हुई हुई है इसकी, ठीक है। तो ये पेनफुल कंडीशन होती है और इतनी स्वेलिंग होती है कि एल्बो पे ये बम्प की तरह नजर आती है, इसलिए इसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। ओलिक्रेनॉन बर्सा। अब क्योंकि आपकी बुक में जो है वो सीक्वेंस यही था कि पहले ऑस्टियोलॉजी थी, उसके बाद जो है वो सॉफ्ट टिश्यू स्टार्ट होता है, तो इस वजह से हम फिर उसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे। इन सब बोन्स के बाद हम ब्रेस्ट का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिस्ट की बोन्स के जो क्लिनिकल नोट्स है ना, स्किफॉइड का फ्रैक्चर वगैरह, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए आप उसको खुद रीड करेंगे। और जो क्लिनिकल नोट मैंने कोई स्किप किया है, वैसे स्किप खाली वही वाला किया है बोन्स में से, तो वो आप मुझसे पूछ लेंगे। आउटस्ट्रेच हैंड पे फॉल होने से एक जो चीज नहीं बताई अभी तक वो है स्किफॉइड का फ्रैक्चर, ठीक है। यानी जो फर्स्ट कार्पल बोन है ना स्किफॉइड, उसका फ्रैक्चर भी आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरने से होता है। अच्छा ठीक है, अब जो
टॉपिक है पढ़ने का वो है ब्रेस्ट, ठीक है। इसमें क्लिनिकल नोट्स कुछ जो हैं जो एग्जामिनेशन वाले वो मैंने नहीं पढ़ा रही इसलिए कि वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी वो रिटन एग्जाम के लिए नहीं, वो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है सुपरन्यूमरी एंड रिट्रैक्टेड निपल्स, ठीक है। सुपरन्यूमरी का मतलब क्या है, अपनी जो नंबर है नॉर्मल 2 उससे ज्यादा होना। ये कहाँ होते हैं, ये उस लाइन पर होते हैं जो एक्जिला से लेकर ग्रॉइन तक, ठीक है, यानी कि लोअर पेल्विस वाले रीजन तक एक्सटेंड करती है। और जरूरी नहीं है कि जहाँ पर ये निपल्स या सुपरन्यूमरी ये स्ट्रक्चर हो वहाँ पर ब्रेस्ट टिश्यू भी मौजूद हो, ठीक है। खाली निपल्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी है, ये पैदाइशी मौजूद होती है, ठीक है। और इसको अक्सर लोग जो है ना वॉट्स या मोल्स समझ लेते हैं, जो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स स्किन पे होते हैं उससे ज्यादा अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। और लॉन्ग स्टैंडिंग अगर रिट्रैक्टेड निपल हो तो उसका ये मतलब होता है कि कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है जिस वजह से निपल डेवलप नहीं हो सका, ठीक है। लेकिन अगर ये जो एबनॉर्मलिटी है यानी कि निपल का रिट्रैक्ट होना या बैक पुल होना अगर वो रिसेंटली डेवलप हुआ है तो वो एक साइन है अंडरलाइंग कार्सिनोमा या कैंसर का, जो कि लेक्टिफेरस डक्ट्स को पुल कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर किसी का कंजेनिटली किसी बेबी का रिट्रैक्टेड निपल है तो दैट कैन बी एन एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। वो भी कोई इतनी सीरियस एबनॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन अगर ये एबनॉर्मेलिटी लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं है और रिसेंटली डेवलप हुई है दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ कार्सिनोमा, जिसने लेक्टिसफेरस डक्ट्स को पुल किया है, जिसने निपल को साथ पुल कर दिया। क्योंकि हमने कल पढ़ा था ना कि निपल के अंदर आकर हर डक्ट सेपरेटली खुलती है। अगर किसी डक्ट में कैंसर है और कैंसर टिश्यू जो है वो फाइब्रोज होता है ना, इकट्ठा पैक हो जाता है सारा, तो वो पुल कर रहा है डक्ट को, इस वजह से निपल रिट्रैक्ट हो सकता है। ऐसे एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब फाइब्रस सेप्टा का हमने ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में ऐसे है कि सारे सेप्टा बने हुए, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इस सब का क्या फायदा है, इसका फायदा ये है कि जो 15 to 20 कंपार्टमेंट्स बनते हैं ना, इस वजह से अगर किसी एक कंपार्टमेंट में इन्फेक्शन हो वो दूसरे में नहीं जाती, ठीक। और ये एडवांटेज। और दूसरी चीज ये है कि अगर किसी, वैसे तो ये सारी स्किन मोबाइल है, एग्जामिनेशन में देखेंगे कि स्किन मोबाइल है, मूव करती है अंडरलाइन टिश्यू के ऊपर, लेकिन अगर ये स्किन हार्ड हो जाए, ठीक है, मूव ना करे या डिम्पल पड़ने लगे, डेंट पड़ जाए स्किन में, तो उसका मतलब होता है कोई कैंसर है अंडरलाइन या कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। स्किरस कार्सिनोमा क्या है, हार्ड मैस, कैंसर का हार्ड मैस बनना, ठीक है। यानी कि नॉर्मली तो जो ब्रेस्ट की स्किन है वो मोबाइल है और स्मूथ है, लेकिन अगर उसमें कोई डेंट पड़ जाता है या निपल रिट्रैक्ट हो जाता है तो उसका मतलब है कोई अंडरलाइन कंडीशन है वहां पर। इस वाली पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ये सुपर न्यूमरी निपल है, ठीक है। एक दफा किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सुपर न्यूमरी निपल और पोलीथेलिया में क्या डिफरेंस है। कुछ जगहों पे कुछ ऑथर्स ने इसको सेम चीज लिखा है कि सुपर न्यूमरी का मतलब यही है कि पोलीथेलिया होना यानी नंबर ऑफ निपल ज्यादा होना। एक कुछ ऑथर्स ने लिखा है कि सुपर न्यूमरी निपल्स का मतलब है कि निपल का नंबर एक से ज्यादा होना, और पोलीथीलिया का मतलब है ब्रेस्ट एक से ज्यादा, दो से ज्यादा होना, नॉर्मल से ज्यादा मतलब एक साइड पर एक से ज्यादा होना, ठीक हो गया। तो अब स्नेल को फॉलो करें, इन्होंने पोलीथेलिया और सुपर न्यूमरी निपल एक ही चीज को कहा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये नॉर्मल है जैसा होना चाहिए था, और ये एक एडिशनल है जिसको मैंने सर्कल किया है। इसके अलावा देखिए आप, ये देखिए सब क्या है, सुपर न्यूमरी निपल्स हैं, देखिए इवन एक बैक पर भी है। तो अगर आप देखें तो इसको कंसीडर किया जा सकता है वार्ड या मोल समझ कर, जैसे तिल होता है, ठीक है। इस पिक्चर में देखिए तो आपको सारे साइंस पता चल जाएंगे जो आपने देखने हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर ग्रोथ है वो सस्पिशियस है। स्किन की डिम्पलिंग देखें, ऐसे डिम्पल्स पड़ गई या अंदर की तरफ मूव कर रही है तो भी ये सस्पिशियस है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इसके अलावा अगर स्किन का कलर चेंज होता है या टेक्सचर चेंज होता है, स्मूथ से चेंज हो जाता है तब, ठीक है। निप्पल अगर नॉर्मल की जगह ऐसे करके शो होने लग जाता है जैसे पुल हुआ हुआ है, तो भी एक चांस है, क्योंकि आपको पता है कि सारी लेक्टिसिफेरस डक्ट्स जो हैं वो आकर निप्पल के ऊपर सेपरेटली ओपन होती है। अगर ये इसकी शक्ल डिस्टॉर्ट होगी, ऑब्वियसली इसके अंदर से कोई चीज इसको पुल कर रही है, और वो चीज क्या हो सकती है, वो कोई सस्पिशियस चीज हो सकती है, वो कोई ट्यूमर हो सकता है, तो आप उसको देखते हैं, ठीक है।
उसके अलावा एक चीज और है जो है मेंशन नहीं है कि निपल में से किसी किस्म का डिस्चार्ज आने लगे, ठीक है। एक नॉन प्रेग्नेंट या नॉन लैक्टेटिंग फीमेल को अगर मिल्क एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाए ब्रेस्ट से, या इसके अलावा ब्लड आने लगे, तो ये भी साइंस हैं कैंसर्स के, क्योंकि डिफरेंट टाइप है। कहने को एक ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, लेकिन आगे से इसमें डिफरेंट टाइप्स है ना, तो उस हिसाब से फिर सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट एब्सेस क्या चीज है? एब्सेस जो है ना बच्चों, वो इन्फेक्शियस फ्लूइड के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। एब्सेस का आप ऐसे भी कह सकते हो कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, के एक हार्ट टिश्यू में ऐसे इन्फेक्शन होना कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, यानी आसान लफ्जों में कहने की जैसे पस पड़ जाती है ना, जैसे वो चीज है, ठीक है। तो ये कब होती है ब्रेस्ट एब्सेस? तब होती है जब लैक्टेशन के दौरान, ठीक है, निपल पर क्रैक पड़ जाते हैं ना, बेबी की फीड लेने से ब्रेस्ट टिश्यू पर क्रैक पड़ जाते हैं, वहां से पैथोजेनिक बैक्टीरिया इंटर करते हैं, ठीक है। एक फाइब्रस सेप्टा की वजह से ये एडवांटेज होता है कि जो इन्फेक्शन है वो दूसरे कंपार्टमेंट्स में नहीं जाती, ठीक। लेकिन आपको क्या ट्रीटमेंट देनी है? आपको ये करना होता है कि इस एब्सेस को, ये जो पस बन गई है, इसको ड्रेन करना होता है, वो भी थ्रू रेडियल इंसिजन, ठीक है। रेडियल कैसा होता है? इसे टेढ़ा सा इंसिजन लगाना पड़ता है, इसलिए ताकि जब आप एक डक्ट की इंफेक्शन आप कट लगाकर दूसरे में ना ले जाओ, क्योंकि नेचुरली उनके दरमियान में एक सेप्टम मौजूद है। अगर आप ऐसा इंसिजन दे देते हो जिससे इन्फेक्शन एक सेगमेंट से दूसरे में जाए, तो भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। आप रेडियल इंसिजन लगाते हो और जिस वाले सेगमेंट में इन्फेक्शियस फ्लूइड भरा हुआ है सिर्फ उसी में से ड्रेन कर लेते हो, ठीक है। ऐसे देखिए ये पस बन जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया के इंटर होने की वजह से। आपने फिर इसी की लाइन में, जैसे ये वन पे दिखाया हुआ है ना, ये प्रॉपर रेडियल इंसिजन है, ठीक है। आपने देखा ना कि ब्रेस्ट टिश्यू, हमने कल पिक्चर देखी थी, उसमें भी ऐसे करके कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। तो अगर किसी इस वाले एक कंपार्टमेंट में पास है, तो आप इंसिजन भी खाली इसके ऊपर लगाइए ताकि इसी को ड्रेन करें। अगर आप ऐसा इंसिजन देते हैं तो ये टिश्यू आपस में एक दूसरे में ओपनिंग हो जाएगी और बैक्टीरिया यहाँ से उधर ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हमने ब्रेस्ट पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था, आज थोड़ा डिटेल में इसको दोबारा डिस्कस करते हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज और ब्रेस्ट कार्सिनोमा का आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी रिवाइज करते हैं फिर बताते हैं वजह क्या है। जो लिम्फ वेसल्स मीडियल क्वाड्रेंट, ब्रेस्ट का मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट को हमेशा क्वाड्रेंट्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं सेंटर से। ये वाले दो लेटरल क्वाड्रेंट्स हैं, ये वाले दो मीडियल क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। मीडियल क्वाड्रेंट्स में से जो लिम्फ है, लिम्फ नोड्स है, वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर जाती है और जाकर फिर थॉरिक्स में ड्रेन करती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के साथ वाले लिम्फ नोड्स में, ठीक है। जबकि जो लेटरल क्वाड्रेंट की लिम्फ, वो कहाँ जाती है? वो एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी नोड्स में जाती है। इसी वजह से जो कैंसर लेटरल क्वाड्रेंट के अंदर होगा वो एक्सिलरी नोड्स में स्प्रेड होगा, ठीक है। देयरफॉर अ कैंसर अकरिंग इन द लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट टेंड्स टू स्प्रेड टू द एक्सिलरी नोड्स, ठीक है। अब जो थोरेसिक मेटास्टेसिस है यानी मीडियल साइड से अगर जाता है, वो बहुत डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल टू ट्रीट है, ठीक है। वही जो रैपिडली डिटोरिएटिंग होते हैं वो यही होते हैं ज्यादा, कि थॉरेक्स के अंदर या चेस्ट के अंदर मेटास्टेसिस हो जाती है, तो इसलिए वो ट्रीट नहीं हो सकते। ऑल्दो जो लेटरल साइड पर है उसमें भी मुश्किल होती है, लेकिन वो कंपैरेटिवली ट्रीटेबल है, ठीक है। लेकिन जब लिम्फ नोड्स एक्सिला के इन्वॉल्व होते हैं तो दोज कैन बी रिमूव सर्जिकली, ठीक। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अप्रोक्सीमेटली 60% जो कार्सिनोमाज है ब्रेस्ट के, वो अपर लेटरल क्वाड्रेंट में होते हैं, इस वाले में अपर और आउटर क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू एनाटॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये आगे सर्जरी में भी पूछा जाता है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जो कैंसर का लिम्फेटिक स्प्रेड है वो ऑपोजिट ब्रेस्ट में भी हो सकता है, एब्डोमिनल कैविटी में भी हो सकता है, नेक में भी लिम्फ नोड्स के थ्रू हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब में लिम्फ जाती है। कल जब हमने लिम्फ नोड्स को डिटेल से पढ़ा था तो देखा था कि सारी लिम्फ जो है वो ऑपोजिट ब्रेस्ट में भी जाती है, एब्डोमिनल वॉल्स वगैरह के साथ भी होती है, इस वजह से, ठीक है। अच्छा, the lymphatic spread of cancer into the opposite breast, to the abdominal cavity, or into the lymph nodes in the root of neck is caused by obstruction of the normal lymphatic pathways, by malignant cells, or destruction of lymph vessels by surgery or radiotherapy. एक वजह ये भी होती है लिम्फेटिक स्प्रेड की कि अगर आपके ट्रीटमेंट से, ठीक है, या तो कैंसर सेल्स की ओवरग्रोथ की वजह से या आपके ट्रीटमेंट की वजह से अगर लिम्फेटिक वेसल्स डैमेज हो जाएं और ब्लॉक होने की वजह से उनकी फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो जाए, तब भी कैंसर स्प्रेड हो जाता है। तभी कहते हैं कुछ लोग के
सर्जरी नहीं करवानी, आपने शायद सुना होगा कभी, ठीक है। और अगर यही ब्लड जो कैंसरस सेल्स हैं ये किसी तरह ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर हो जाए, इस वजह से बोन्स में जाकर डिस्टेंट मेटास्टेसिस होती है, ठीक है। लिम्फ से स्प्रेड जो है वो आसपास वाले लिम्फ नोड्स में हो सकता है, लेकिन बोन्स में मेटास्टेसिस जो है वो ब्लड के थ्रू होती है। अब ये कि ट्रीट आप मैनेजमेंट क्या करते हैं जिन पेशेंट्स में लोकलाइज ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ठीक है, यानी कि अभी जो लीजन है, जो कैंसर है वो ब्रेस्ट के अंदर ही मौजूद है, वो मेटास्टेसाइज नहीं हुआ, तो ज्यादातर सर्जन ये करते हैं कि सिंपल मैस्टेक्टमी करते हैं। मैस्ट वर्ड यूज होता है बच्चे ब्रेस्ट के लिए, ठीक है, मैस्ट वर्ड इज फॉर ब्रेस्ट, ठीक है। तो इसलिए मैस्टॉइड प्रोसेस जिसकी बात करते हैं स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड में, उसकी शक्ल भी ब्रेस्ट के जैसी होती है, इसलिए उसको मैस्टॉइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मास्ट सेल्स होते हैं जो कि एलर्जी में इन्वॉल्व हैं, उनकी शेप भी ब्रेस्ट के जैसी होती है, ठीक है। मैस्टोइडेक्टमी, ठीक है। और या फिर लंपेक्टमी करते हैं कि लंप को ही रिमूव कर देते हैं। लंप क्या है, वो जो ग्रोथ है। सर्जरी में मेडिसिन में जो एक्टमी वर्ड आ जाता है ना बच्चे, एक्टमी सुफिक्स जहाँ आ जाता है उसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल, तभी अपेंडिसेक्टमी होता है कि अपेंडिक्स का सर्जिकल रिमूवल, ठीक है। अच्छा, फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी करते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को, या हार्मोन थेरेपी करते हैं, मेडिसिन दी जाती है। अब जिन पेशेंट्स में लोकलाइज्ड कैंसर के साथ साथ अर्ली मेटास्टेसिस शुरू हो गया, उनमें क्या करते हैं, उनमें रेडिकल मैस्टेक्टमी करते हैं। रेडिकल मैस्टेक्टमी में क्या किया जाता है, एक तो ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव किया जाता है, उसके अलावा थॉरिक्स से कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं, ठीक है, रिमूव किए जाते हैं, जिसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि इस केस में ब्रेस्ट और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं इन ब्लॉक। इन ब्लॉक का मतलब है द होल, ऑन दी होल, जो स्ट्रक्चर जिनका जिक्र है ना, ये सब रिमूव कर दी जाते हैं। जैसे स्किन का एरिया, ठीक है, तो ट्यूमर के ऊपर स्किन है वो, निपल भी रिमूव किया जाता है, सारे का सारा ब्रेस्ट टिश्यू, पेक्टोरलिस मेजर, उसका फेशिया, लिम्फ वेसल्स, इंटरनल थोरेसिक नोड्स, पेक्टोरलिस माइनर, एसोसिएटेड फेशिया यानी क्लेविपेक्टोरल भी, ठीक है, जो लिम्फ नोड्स लिम्फ वेसल्स एक्सिला में जा रही हैं, सारे का सारा फैट, फेशिया, लिम्फ नोड्स एक्सिला के, और जो फेशिया रेक्टस शीथ यानी कि एब्डोमेन को कवर कर रहा है उसको भी सेरेटस इंटीरियर यानी लेटरल चेस्ट का मसल, सबस्कैपुलरिस मसल, लेटिसमस टॉर्सा, यानी कि ये सारा जो रीजन जो कुछ ब्रेस्ट के आसपास स्ट्रक्चर थे, चाहे वो ब्लड वेसल थी, चाहे वो नर्व थी, चाहे वो फैट था, फेशिया था, मसल था, उस सब को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि किसी भी चीज में अगर कैंसर सेल्स रह जाएं तो वो रीग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अलबत्ता ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, आप इनको इनको स्पेयर करते हो या इनको सेव कर लेते हो, एक्सिलरी ब्लड वेसल्स को, ब्रेकियल प्लेक्सस को, नर्व्स टू सेरेटस इंटीरियर एंड लेटिसमस डोर्साई, ठीक है। सेरेटस इंटीरियर मसल को रिमूव कर देते हो, लेकिन उसकी नर्व आप प्रिजर्व कर लेते हो। ये सब रिमूव कर दिया तो मसला नहीं होगा बच्चे, चेस्ट के ऊपर ही होता है ना। देखिए ना, बाकी स्ट्रक्चर जो अपर लिम्ब की मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं उन सबको तो प्रिजर्व किया जाता है ना, ठीक है। आपकी लिम्ब की मूवमेंट ही इम्पैक्ट होती है, सिर्फ चेस्ट डिफॉर्म होती है, वो भी फिर सर्जरी कर कर अब कहने के आर्टिफिशियल टिश्यू पेस्ट कर दिया जाता है वहां पर, कुछ ना कुछ ब्रेस्ट की शेप मेंटेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपके फंक्शन एज सच मुतासर नहीं होते। जहां तक बात है कैंसर की सर्जरी की, बच्चे कैंसर इतनी लाइफ क्रिपलिंग कंडीशन है ना कि सरवाइव करने के लिए इस चीज को भी देखा नहीं जाता कि आप इतना सारा बॉडी का स्ट्रक्चर रिमूव कर रहे हो। उस टाइम आपकी प्रायोरिटी सिर्फ लाइफ बचाना होती है, ठीक है। इस वजह से ये सब रिमूव किया जाता है, जो कि ये चांस कर दे कि दोबारा कैंसर ना हो जाए, ठीक है। इसलिए ये सब जो चीजें जहाँ पर चांस था लिम्फ जाने का या ब्लड फ्लो के थ्रू ब्रेस्ट से सेल के स्प्रेड होने का, उस सब को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, some degree of post-operative edema of arm is likely to follow such a radical removal of lymph vessels draining the upper limb, ठीक। इतने ज्यादा जो आप लिम्फ वेसल्स को रिमूव करते हो ना, इसके बाद ये भी हो सकता है कि सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद एडीमा या स्वेलिंग हो जाए आर्म की, क्यों, क्योंकि लिम्फ बन तो रही है लेकिन लिम्फ को रिटर्न करने वाली वेसल्स आप निकाल देते हो, तो कुछ हद अरसे तक स्वेलिंग रहती है अपर लिम्ब में जब तक कि वो नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेस्टेक्टोमी भी है, जिसमें क्या किया जाता है कि सिंपल ब्रेस्ट का रिमूव किया जाता है लेकिन पेक्टोरल मसल्स को छोड़ देते हैं, लिम्फ नोड्स, फैट्स और फेशिया निकाल देते हैं, ठीक है। तो इससे प्राइमरी ट्यूमर रिमूव हो जाता है, और इससे फायदा ये होता है कि जितने लिम्फ नोड्स होते हैं आप उनको लेबोरेटरी में चेक कर लेते हो। अभी भी ये प्रोटोकॉल है जो यहाँ पर भी सर्जरीज होती हैं
कि ब्रेस्ट टिश्यू सारा रिमूव किया जाता है, फिर उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है। हिस्टोपैथोलॉजी में फिर वो चेक करते हैं कि कितने कितने मार्जिन तक ट्यूमर स्प्रेड था, ठीक है। उसके बाद मेल ब्रेस्ट कार्सिनोमा, मेल ब्रेस्ट में कार्सिनोमा जो है अबाउट 1% ऑफ द कार्सिनोमाज हैं, ठीक है। और लेकिन ये ज़्यादा अब कह लें कि नुकसान इसलिए पहुंचा देते हैं, एक तो ये कि मेल में ये चीज़ कॉमन नहीं है तो एग्जामिनेशन में ओवरलुक किया जाता है। फीमेल में तो जो जनरल एग्जामिनेशन है उसमें ब्रेस्ट का एग्जाम एक रूटीन एग्जामिनेशन है। जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, इन सब बड़ी कंट्रीज में 3 मंथली या 6 मंथली चेकअप किया जाता है ब्रेस्ट का। फीमेल्स को सेल्फ असेसमेंट सिखाई जाती है कि खुद चेक करें कि अगर उनको कोई सस्पिशियस चीज़ नजर आए तो वो रिपोर्ट करें, लेकिन मेल में ये चीज़ नहीं है, इस वजह से इसको ओवरलुक किया जाता है। दूसरी बात यह है कि मेल में क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू स्मॉल होता है, इसी वजह से जो ट्यूमर है वो बहुत जल्दी थॉरेक्स में मेटास्टेसाइज कर जाता है, वो तो इसलिए उसमें सर्वाइवल वगैरह कम होता है, ठीक है। ये एक लिम्फेटिक ड्रेनेज की पिक्चर थी। आप देखिए कि ब्रेस्ट से इंटीरियर नोड्स में जा रहा है, इसलिए कॉमन है लेटरल साइड के ट्यूमर का, लेटरल साइड के ट्यूमर का एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाना, मीडियल साइड वालों का थॉरेक्स के अंदर जाना, ठीक है। इस फ्लो के डायरेक्शन के फिर देखिए कि यहाँ से नीचे जा रहा है एब्डोमिनल कैविटी में, तभी एब्डोमेन में भी जाने का चांस होता है, तभी हम एब्डोमिनल शीथ को भी रिमूव करते हैं सर्जरी में। आप लोगों को मैलिग्नेंट और मेटास्टेसिस में फर्क पता है? ये बता दूं, बता दूं। देखिए बच्चे, कैंसर जो है ना वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, एक को कहते हैं बेनाइन, एक को कहते हैं मेलिग्नेंट। बेनाइन वो है जो कह लें कि सेल्फ सर्कमस्क्राइब्ड है, जिसने अपनी एक लिमिट से बाहर नहीं स्प्रेड होना, जबकि मेलिग्नेंट उस कैंसर को कहते हैं जिसके अंदर एबिलिटी है डिफरेंट जगहों तक जाने की। अब उसी मेलिग्नेंट कैंसर का डिफरेंट जगहों तक जाना मेटास्टेसाइज होना कहलाता है, ठीक है। यानी मेलिग्नेंट कैंसर की, फैलने वाले कैंसर की जो एबिलिटी है ना, उसको मेटास्टेसाइज होना कहते हैं। जब वो फैल गया तो उसको कहते हैं कि अब मेटास्टेसिस हो गई है, ठीक है। क्वेश्चंस